गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा आज हम सिविक्स का लेसन नंबर 2 जिसका नाम फेडरलिज्म है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म किसे कहते हैं, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। आप इन फीचर्स के जगह पर कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड भी याद कर सकते हैं, नेचर भी याद कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं किसके, फीचर्स के। ठीक है, तो आज हम बेटा फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर फेडरलिज्म की फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracies। उसने कहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग की। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रिगार्डेड एज फेडरलिज्म, जिसे हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर के अंदर आप फेडरलिज्म की थ्योरी जो है, यानी जिस चीज़ पर फेडरलिज्म बेस्ड है, जिन बेसिक पॉइंट्स पर फेडरलिज्म बेस्ड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिसेस, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे किया गया, किन कंट्रीज में किया गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली डिफाइन किया गया है कि फेडरलिज्म जो है वो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया गया, किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो सरकार को चलाने का काम करती हैं, उनके बीच उन पावर को डिवाइड करना सेंट्रल से लेकर और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स तक, जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, लोकल गवर्नमेंट भी आती है। ये पावर को डिवाइड करना क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के अंदर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट जो है वो आपकी बताई गई है कि वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट को तो बताया गया 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक ऐसी गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया कि जो हमारे कंट्री के यानी नेशन के सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल पॉइंट्स को डिस्कस करती है, उन पर डिसीजन देने का काम करती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, द सेकेंड ऑफ गवर्नमेंट इज द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। और अब जो सेकेंड लेवल गवर्नमेंट है उसको नाम दिया गया स्टेट गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा है कि हर कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं और जितने स्टेट एस्टेब्लिश हैं, हर स्टेट का एक अपना कंट्रोलर अवेलेबल है, जिसके लिए इसको चीफ मिनिस्टर का नाम दिया गया। वो स्टेट में होने वाले अलग अलग स्टेट में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और इन दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो पावर डिवाइड होती है, जो अथॉरिटी डिवाइड होती है, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फेडरलिज्म की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ टियर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि कम से कम 2 लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, जिसे इन्होंने यहाँ पर टियर ऑफ गवर्नमेंट भी कहा है। ठीक है, तो टियर ऑफ गवर्नमेंट में 2 लेवल टियर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैं। इट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता है कि अगर 2 टियर के अलावा 3 टियर गवर्नमेंट भी हो तो तब भी फेडरलिज्म वर्क करता है। यानी कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो उनका होना बहुत ज़रूरी है, 2 का, कम से कम 2 का, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं।
सेकंड जो फीचर है वो है डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा है कि जब हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट है तो उनका डेली रूटीन का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है, चाहे वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उनको कंट्रोल करना भी उनका ही काम है। उसके बाद उन्होंने कहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। उन्होंने कहा है कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट के अंदर हर जो लेजिस्लेटिव यूनिट है आपकी, उसको गारंटी दी जाती है कि आप जो वर्क करते हैं उसकी अथॉरिटी आपको दी जाती है, आप फुल्ली डिसीजन मेकर हो उस सर्टेन वर्क को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद फोर्थ आपकी फीचर है द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आपको अगर अमेंडमेंट करना है तो उसका राइट भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट उसके पार्ट पर सजेशन देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अमेंडमेंट के लिए एक लॉ, एक कानून बनाती है और उसे जो है लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस किया जाता है। जब उनकी वोट हो जाती है उसके फेवर के अंदर, तब वो लॉ बनकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। तो ये भी फेडरलिज्म के अंदर जरूर है, चाहिए है। उसके बाद कोर्ट प्ले ए की रोल ऑफ द इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफेंडेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन एम्पायर। उन्होंने कहा है कि जो डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर लिए जाते हैं और उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डिसीजन लेने में अनेबल समझती है, तो उसके लिए एक थर्ड पर्सन यानी थर्ड जुरिसडिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वो है आपकी कोर्ट्स, यानी कि जो हमारी लॉ कोर्ट्स हैं, कानून की जो अदालतें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको इनके अंदर केस फाइल किया जाता है गवर्नमेंट की साइड से भी और प्राइवेट इंडिविजुअल की साइड से भी, और उस पर वो डिसीजन होता है। यानी कि ये भी एक राइट है फेडरलिज्म के अंदर कि अगर कोई गवर्नमेंट को डाउट है या गवर्नमेंट से उस नेशन के फेवर में या उस नेशन के बेनिफिट में जो और अपने कंट्री की सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकती है। उसके बाद ये अच्छाई ये है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल अथॉरिटी। अब क्या है कि यहाँ पर जैसे दो टाइप की गवर्नमेंट जो है बताई गई है, सेंट्रल और स्टेट, तो हर दोनों गवर्नमेंट का अपना अपना एक टैक्सेशन का यानी कि रेवेन्यू के इकट्ठा करने का सोर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफरेंट टैक्सेस हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं अपने फंड को रेज करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने टैक्सेस हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, उन्हें रेज करने के लिए, और दोनों को पूरी अथॉरिटी है अपने लिए डिसीजन देने की। उसके बाद द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस बात को कंट्री के अंदर प्रमोट करती है कि आपको सेफगार्ड सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी एंड टू प्रमोट, और आपको यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए प्रमोट भी किया जाएगा। यानी कि कंट्री के अंदर यूनिटी को क्रिएट करना, उन कंट्री सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करना, सेफगार्ड प्रदान करना, ये भी आपकी दोनों फैसिलिटी फेडरलिज्म के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट आपका एट द सेम टाइम इट accommodates regionally diversity and ideal federalism system the government must have mutual trust and agreement to live together। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी ऐसे नेशन के मैटर पर आपस में एग्री नहीं होती, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, तो ये भी फेडरलिज्म
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो एक बात पर दोनों डिस्कशन कर लें और दोनों एक बात पर ही, एक मैटर पर ही, एक टॉपिक पर ही एग्री हो और तब उसे कंट्री के या नेशन के वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये दोनों डिस्कशन भी दोनों गवर्नमेंट के अंडर में जो कंट्री के वेलफेयर में है वो डिसीजन मेकिंग करना, ये भी फेडरलिज्म के अंडर में ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। तो आज हमने बेटा आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। एक तो फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में बता दिया गया और फेडरलिज्म के क्या की फीचर्स हैं ये भी हमने डिस्कस किए हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस